मैं डॉक्टर विजय नारायण तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएडी विभाग शिक्षा संकाय संत तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षा में मनोविज्ञान, इसके अंतर्गत आज हम आपको बालकों के अंदर जो संवेग होते हैं, जो उनके इमोशंस होते हैं और उनके जो अस्थायी भाव सेंटिमेंट्स होते हैं, इनको कैसे नियंत्रित किया जाए, किस प्रकार से इन्हें शिक्षा के अनुकूल बनाया जाए, कैसे इन्हें समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप इन अस्थायी भावों को और मजबूत बनाया जाए, हम इस पर आज चर्चा करेंगे। क्योंकि हम देखते हैं कि प्रत्येक प्राणी, चाहे वह जीव जंतु हो चाहे मनुष्य हो, सबके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी भावनाएं होते हैं, ऐसे संवेग होते हैं जिसके आधार पर वह अपनी दिनचर्या को, अपने लाइफ लाइन को निर्धारित करता है। किस प्रकार से वार्ता करनी है, किस प्रकार से लोगों के साथ व्यवहार करना है, किस प्रकार से वह अपने कार्यों को रुचिकर बनाए, यह सब उसके संवेगों पर डिपेंड करता है। जहां तक बात आती है कि जो संवेग होते हैं, हम इनका विकास कैसे करें, क्योंकि अक्सर शिक्षा का जब हम अर्थ देखते हैं तो उसमें स्पष्ट रूप से मिलता है कि बालक का शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक विकास। तो शारीरिक तो समझ में आता है कि उसके अंदर किसी प्रकार का कोई बीमारी ना हो, उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। समय के अनुकूल, अवस्था के अनुकूल उसके शरीर में जितनी वृद्धि होनी चाहिए वह होना चाहिए, नहीं होता है तो उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मानसिक विकास में भी हम ये समझ सकते हैं कि बालक की अवस्था कैसे बढ़ रही है, किस आयु वर्ग में उसके पास कितनी बुद्धि आनी चाहिए, कितनी सोच आनी चाहिए, कितने अधिक से अधिक शब्दों को वह बोल सकता हो, रट सकता हो, कितने समय में वह गणित को, विज्ञान को एवं कहानियों को समझ सकता है, बता सकता है। हम मानसिक विकास को भी एक तरह से देखें तो वह उसके अवस्था के अनुरूप चलता रहता है। उसे भी अगर विकास में कहीं बाधा आती है मानसिक, तो उसके बौद्धिक क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं उस प्रकार के आयोजनों के द्वारा। लेकिन जो संवेगात्मक विकास की बात आती है, जो इमोशन की बात आती है, ये इमोशन होते क्या है, संवेग होते क्या है। अक्सर आप देखते होंगे कभी कभी बच्चे किसी विषय से बहुत डरने लगते हैं, उनके उस विषय के प्रति भय उत्पन्न हो जाता है। कभी वह किसी शिक्षक के प्रति घृणा का भाव लेते हैं, उसके ऊपर उसके विषय में अरुचि लेते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी आता है कि कुछ बच्चे शिक्षक से इतने परेशान हो जाते हैं कि उसके प्रति हमेशा अभद्र सोच ही उनकी एक नियत बन जाती है। आखिर क्यों कोई बालक कभी कभी किसी एक ही व्यक्ति से इतना प्रभावित हो जाता है, चाहे वह झूठ बोले या सत्य बोले, उस पर विचार नहीं करता, वह बिल्कुल उसके अनुरूप ही कार्य करने के लिए आगे बढ़ता है। कभी कभी हम देखते हैं कुछ लोग ऐसे रूढ़ विचारधारक हो जाते हैं कि जो सत्य से बहुत दूर होते हैं, कुछ धार्मिक अंधविश्वास पड़ जाते हैं, कुछ कट्टरवादिता में आ जाते हैं। आखिर क्यों? इसका मूल कारण है कि प्रत्येक बालक के अंदर, प्रत्येक प्राणी के अंदर, प्रत्येक जीव जंतु के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे हर्ष, शोक, घृणा, क्रोध, भय, ईर्ष्या, मोह, माया इत्यादि से संबंधित जो भावनाएं आती हैं, वही भावनाएं ही, वही इमोशंस ही उसके संवेग होते हैं। वही संवेग अगर सही रास्ते पर हम उनको ला करके विकसित करते हैं तो ऐसे बच्चों का एक वास्तविक निर्माण होता है, एक सामाजिक रूप से उनकी एक जिम्मेदारी तय होती है, एक राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान एक सकारात्मक रूप से जाता है। तो एक शिक्षक अपने बच्चों का, अपने छात्रों का किस प्रकार से उनका संवेगात्मक विकास करे, इसके लिए सबसे पहले उसे यह डिपेंड करता है, उसको ये जानने की आवश्यकता होती है कि संवेग होते क्या है। जब तक हम संवेगों को नहीं समझेंगे, उसकी मूल प्रवृत्तियों को नहीं समझेंगे, उसके उस अस्थायी भावों को नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम संवेगात्मक विकास कर ही नहीं सकते। इसलिए ये जरूरी है कि संवेग क्या है, अस्थायी भाव क्या है, इनके अर्थों को पहले जाना जाए, इनके कार्य को कैसे संपादित करना है, इसके विषय में तरीकों को जाना जाए, इनकी विधियों को जाना जाए। तब हम एक कुशल शिक्षक के रूप में एक अच्छे नागरिक का निर्माण कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि संवेग व अस्थायी भाव इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम संवेग को समझेंगे,
संवेगों के प्रकारों को समझेंगे, संवेगों की जो प्रक्रिया चलती है वो कैसे होती है, तत्पश्चात हम अस्थायी भाव क्या होते हैं, सेंटिमेंट्स क्या होते हैं, इस पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले संवेग। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। संवेग शब्द को अगर हम देखें तो इंग्लिश में इसे हम क्या कहते हैं, इमोशन कहते हैं। और इमोशन शब्द जो बना है ये लैटिन भाषा के इमोइयर से बना है। इमोइयर का अर्थ ही होता है उत्तेजित होना। जब तक हम किसी कार्य के लिए उत्तेजित नहीं होंगे तब तक हम उस कार्य को कर नहीं पाते हैं। तो इमोइयर या उत्तेजना संबंधित है। व्यक्ति जब किसी भी हर्ष में, शोक में, घृणा में या दया में या क्रोध में वह उत्तेजित होता है, वह इमोवियर होता है और उसी के आधार पर वह उस कार्य को करने के लिए आगे बढ़ता है। इसी को स्टर्ड अप स्टेट अर्थात उत्तेजित दशा। इमोशन क्या है, या एक तरह से स्टर्ड अप स्टेट अर्थात व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, प्राणी की उत्तेजित दशा है, जिस दशा में जाकर के वह किसी भी कार्य को कर सकता है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि जो व्यक्ति की उत्तेजित दशा है वही उसका भावना है, वही उसका संवेग है। होता है कभी कभी किसी की हम वाणी को सुनते हैं, किसी वक्तव्य को सुनते हैं और सुनकर के इतने प्रभावित होते हैं कि हम बिल्कुल उसी में रम जाते हैं, वैसा ही कार्य करने शुरू कर देते हैं। इसी तरह से देश भावना की बात है, राष्ट्र भावना की बात है। ये भावना क्या है, देश प्रेम एक संवेग है जो अपने देश के प्रति सोचने के लिए हम तत्पर हो जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं कि मैं ऐसा ही करूंगा। तो जो देश के विषय में, जो राष्ट्र के विषय में, जो समाज के विषय में, जो व्यक्ति के विषय में इन चीजों को सोचने का प्रयास करता है, उसको जानने का प्रयास करता है, इसका अभिप्राय है, उसका जो संवेग है वह उसकी उत्तेजित दशा का ही एक परिणाम है। अर्थात जो उत्तेजित दशा होती है यह व्यक्ति को कुछ करने के लिए, कुछ सीखने के लिए एक तरह से उत्साहित करने की अवस्था ही संवेग होती है। इसको वुडवर्थ ने कहा था कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। अर्थात जब व्यक्ति उत्तेजित होगा तो उसी दशा का नाम क्या है, संवेग है। अब वह उत्तेजना किस प्रकार की होगी, भय के कारण उत्पन्न हुई है, क्रोध के कारण उत्पन्न हुई है, प्रेम के कारण उत्पन्न हुई है या वात्सल्य के कारण उत्पन्न हुई है, इसका अब उसे निर्धारण करना है। उत्तेजित दशा का कारण क्या है, मूल क्या है। दूसरी परिभाषा लेते हैं, रागात्मक प्रवृत्ति के वेग को बढ़ने से संवेग कहते हैं। अर्थात रागात्मक प्रवृत्ति के वेग को, यानी एक रागात्मक प्रवृत्ति, रागात्मक प्रवृत्ति माने किसी चीज में रम जाना, उसके प्रति अनुरक्त हो जाना। जब हम किसी वस्तु में, किसी स्थान में या किसी विषय चीजों में जब हमारी अनुरक्ति आती है तो उस अनुरक्ति के द्वारा क्या होता है, उसके आधार पर हमारे अंदर एक वेग बढ़ता है। वही वेग क्या है, वही उत्तेजना, और वही उत्तेजना की अवस्था क्या होती है, संवेग कहलाती है। वही हमारा इमोशन, वही हमारा संवेग। जब तक हम उत्तेजित नहीं होंगे, जब तक उस कार्य के प्रति हम चैतन्य नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, कार्य करने के लिए हमारे अंदर तन्मयता नहीं आएगी, तब तक वह इमोशन, वह भावना, वह संवेग जागृत नहीं होगा। तो वैलेंटाइन ने इसको कहा है कि रागात्मक प्रवृत्ति के वेग को बढ़ने को संवेग कहते हैं। तो रागात्मक प्रवृत्ति से अभिप्राय होता है किसी भी वस्तु में, किसी भी स्थान में, किसी भी व्यक्ति में जो हमारा अनुरक्त होता है, जो हमारा लगाव होता है। जब जितना अधिक लगाव होगा उतना ही अधिक उसके प्रति क्या होगा, हमारा वेग अर्थात भावनाएं बढ़ेंगी, उसका संवेग बढ़ेगा। और वही वेग जो बढ़ता है, जो उत्तेजित अवस्था बढ़ती है, वही क्या होती है, एक संवेग का रूप ले लेती है। हाँ, अगली परिभाषा, संवेग मनोवैज्ञानिक कारणों से उत्पन्न संपूर्ण व्यक्ति के तीव्र उपद्रव की अवस्था है। कह रहे हैं कि जो संवेग होते हैं ये मनोवैज्ञानिक कारणों से उत्पन्न संपूर्ण व्यक्ति के तीव्र उपद्रव की, यहाँ पर कई ऐसे शब्दावलियों का प्रयोग किया जा रहा है जिसके आधार पर संवेग को और अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे मनोवैज्ञानिक कारण से, यानी संवेग क्यों उत्पन्न होते हैं, कुछ ना कुछ मानसिक क्रियाएं होती हैं, कुछ ना कुछ मानसिक कारण होते हैं। जैसे आपको किसी ने कुछ बोल दिया हो, जो चीजें आपको अरुचिकर लग रही है, संवेग उत्पन्न होगा। इसी को हम मानसिक कारण कहते हैं। व्यक्ति की तीव्र उपद्रव का प्राय है जैसे रिवेंज का भाव, अब उसने मुझको ऐसे कहा कैसे, जब इस प्रकार का उसके अंदर एक भावना आती है रिवेंज का, प्रतिशोध का, तो वह एक उपद्रव की अवस्था मानी जाती है जिसमें चेतना, व्यवहार, अनुभव और अंतरावयव से कार्य निहित होते हैं। कहने का प्राय है जब इस प्रकार का किसी से प्रतिशोध लेने की या किसी के प्रति वफादारी दिखाने के लिए या अपनी सत्य निष्ठा को सिद्ध करने के लिए अगर हमारे मन में जो कार्य होते हैं, जो मानसिक क्रियाएं
चलनी शुरू होती हैं, उसके आधार पर जो कुछ भी हमारे विचार एक तरह से तूफान के रूप में जब आते हैं, उसे साकार करने के लिए तत्पर होते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं, हमें उद्दीप्त करते हैं। ऐसे समय में चेतना, व्यवहार, अनुभव और अंतर अवयव, यानी हमारी चेतना, हमारे व्यवहार, हमारे अनुभव और हमारे अंतर अवयव माने आंतरिक जो कुछ परिवर्तन है शारीरिक, वे सब कार्य इसके अंतर्गत निहित हो जाते हैं। अर्थात भय के कारण कभी कभी आप देखते होंगे कि व्यक्ति पसीना आने लगता है, कांपने लगता है, होंठ सूखने लगते हैं, वह बोल नहीं पाता कि बच जाती। क्यों? क्योंकि एक मानसिक प्रक्रिया चल रही है, एक इस प्रकार का भय का संवेग उत्तेजित दशा आ रही है, जिसके आधार पर उसके अंदर अनेकों प्रकार के व्यवहार, अनुभव, अंतरावय और चेतना में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। तब संवेग क्या होता है? संवेग एक प्रकार से देखा जाए या व्यक्ति की, प्राणी की एक उत्तेजित दशा होती है। जब तक वह संवेग उत्पन्न नहीं होता है तब तो वह किसी प्रकार की प्रतिक्रिया कर नहीं सकता, उसका किसी प्रकार का व्यवहार परिवर्तन हो नहीं सकता। वह जब तक संवेग उसके पास, उसकी भावनाएं जितनी जटिल होंगी उतना ही अधिक रूप से वह उस कार्य को करने में सफल होता है। अब देखते हैं संवेग की विशेषताएं क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटीज ऑफ इमोशंस। अब इसमें देखिए, जो संवेग होता है ये कई प्रकार की विशेषताओं से पूर्ण होता है। अर्थात इसके अंतर्गत तीव्रता, इंटेंसिटी होती है। तीव्रता से प्राय होता है कि जो संवेग है ये प्रत्येक प्राणी में भिन्न भिन्न होता है, यानी बहुत तीव्र होता है। यह एक प्रकार से प्राणी के सामने जब कोई ऐसी वस्तु आती है, ऐसा उद्दीपन आता है, तो इसकी तीव्रता इतनी तेज होती है जैसे कि तूफान स्टार्म ला देता है, जिसके आधार पर उसके संवेग उत्पन्न होते हैं। तीव्र हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। जैसे अगर कोई शिक्षित व्यक्ति है तो वह अपने शिक्षा के आधार पर अपने संवेगों पर नियंत्रण कर लेता है, इसलिए उसकी तीव्रता कम होती है। लेकिन अगर अशिक्षित प्राणी होता है, अशिक्षित व्यक्ति है, तो वह चूंकि अपने संवेगों पर नियंत्रण करना नहीं सीखा है, इसलिए उसके जो संवेग की तीव्रता होगी, जो इंटेंसिटी होगी, वह उच्च होगी, ज्यादा होगी। इस तरह से माने जो आपका तीव्रता है, संवेगों की जो इंटेंसिटी है, वह पढ़े लिखे लोगों में और एक अनपढ़ लोगों में, चूंकि संवेगों पर जो नियंत्रण करना सीख लिया है, उन दोनों और जिसने नहीं सीखा है, उन दोनों की तीव्रता में काफी अंतर पाया जाता है। जैसे अगर देखा जाए कि जो बालक वर्ग होते हैं और जो युवा वर्ग होते हैं, इन दोनों की अगर तीव्रता को देखें तो चूंकि बालक में अभी वो जो तीव्रता, इंटेंसिटी किसी चीज को सीखने के लिए बहुत तीव्र होती है, क्या है, कैसे है, लेकिन जब वही थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वह उन संवेगों पर नियंत्रण करना सीख लेता है, इसलिए उसकी जो तीव्रता संवेग होती है वह उसकी अपेक्षा कम होती है। किसके? उन बालकों की अपेक्षा में। इसी तरह से दूसरी जो विशेषता होती है व्यापकता, यूनिवर्सलिटी। व्यापकता का प्राय है कि जो संवेग होते हैं एक न्यून नहीं होते हैं, बहुत ही व्यापक होते हैं। अर्थात इतने व्यापक होते हैं कि समस्त प्राणियों में एक समान पाए जाते हैं, इनकी व्यापकता सर्वत्र है। जैसे कोई पशु है, उसके बच्चे को आप परेशान करिए तो उसकी माँ क्या करती है? आप पर अटैक करेगी उसको बचाने के लिए, क्योंकि उसके अंदर सुरक्षा का भाव है। इसी तरह से कोई बच्चा अगर खिलौनों से खेल रहा है और हम उसके खिलौनों को लेने का प्रयास करते हैं, उसे छीनते हैं, तो वह भी आप पर क्रोध करता है। इसी तरह से यदि जो चीजें आपको अच्छी नहीं लगती हैं, अगर वह बार बार कही जाए तब भी वहां पर क्रोध उत्पन्न होता है। तो कहने का प्राय है, चाहे वह कोई तुच्छ प्राणी हो, जीव जंतु हो, चाहे छोटा बालक हो या एक प्रौढ़ या एडल्ट व्यक्ति हो, सबके अंदर जो क्रोध की व्यापकता है, जो प्रेम की व्यापकता है, वह एक समान होती है। बस परिस्थितियां जैसी होती हैं उसी के अनुरूप वह अपना प्रदर्शन संवेगों का करता है। फिर आता है वैयक्तिकता, इंडिविजुअलिटी। अर्थात संवेग में वैयक्तिकता पाई जाती है या इसमें इंडिविजुअलिटी पाई जाती है। इंडिविजुअलिटी का प्राय है कि यह प्रत्येक प्राणी में भिन्न भिन्न रूप से होता है। वह प्रत्येक प्राणी में तो होता है लेकिन व्यक्तिगत रूप से होता है। जैसे अगर कहा जाए कि आप समाज में रहते हैं, कभी कभी देखते होंगे कि कोई भिखारी आ जाता है भिक्षा मांगने के लिए,
उसी में से कोई व्यक्ति होता है जो दया से एकदम द्रवित हो जाता है और उसे कुछ ना कुछ दे देता है। दूसरा व्यक्ति उसे कुछ खाने की चीजों को दे देता है और तीसरा व्यक्ति वही कहता है, करे ये तो ढोंगी है, पाखंडी है, इसका एक कार्य भिक्षावृत्ति करना, इसलिए इसको भगाओ। वो डांट कर भगा देता है। प्राणी एक है, भिखारी। देखने वाले कई लोग हैं, लेकिन सबकी उस समय जो सोच है वह क्या है? वैयक्तिक, अर्थात वह भिन्न भिन्न है। इसलिए संवेग क्या होते हैं? एक समान ना होकर के प्रत्येक प्राणी में एक ही वस्तु के प्रति वह व्यक्तिगत होते हैं, उसकी सोच के अनुरूप होते हैं। इसी तरह से संवेगात्मक मनोदशा, इमोशन मूड, संवेगात्मक मनोदशा का प्राय होता है कि यह संवेग जो होता है उसकी मनोदशा पर भी डिपेंड करता है। जैसे कोई भी प्राणी मान लीजिए किसी ऑफिस में कार्य कर रहा है, ऑफिस का सीनियर उसको किसी गलती पर डांटता है, फटकारता है, वह जब वहां से फटकारा जाता है, जब अपने समकक्ष के बराबर आता है तो उनसे उलझ जाता है। कारण कि उसकी वो मनोदशा बनी हुई है कि मैं डांटा आ जाऊं तो मैं इन लोगों के कारण, इसलिए वह अपने अधीनस्थ लोगों को डांटता है, अपने से जो निम्न लोग हैं, कर्मचारी गण हैं, उनको डांटता है। कहने का प्राय है कि जो संवेगात्मक मनोदशा होती है यह व्यक्ति पर एक तरह से बहुत ही प्रभावी हो जाती है और वह व्यक्ति जब तक उस संवेग को प्रकट नहीं कर लेता है, एक दूसरे पर प्रदर्शित नहीं कर पाता है, तब तक उसका मूड उसी तरह से बना रह जाता है। फिर आता है संवेगात्मक संबंध। संवेगात्मक संबंध का प्राय आता है इमोशनल रिलेशंस। इमोशनल रिलेशन का प्राय है कि व्यक्ति में संवेगात्मक संबंध भी पाया जाता है। संवेगात्मक संबंध का प्राय होता है कि जैसे किसी वस्तु के प्रति हमारे एक भावना बन जाती है कि वस्तु बहुत अच्छी है। किसी व्यक्ति के बारे में, किसी स्थान के बारे में, जैसे आप जहां रहते हैं, कहते हैं कि मेरा निवास स्थान बहुत अच्छा है, ये शहर बड़ा बढ़िया है, वहां के लोग बहुत अच्छे हैं, वहां की बोलचाल की भाषा मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये क्या है? यानी एक तरह से उसमें संवेगात्मक संबंध होता है, यानी वहां पर मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं उससे भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ हूं। कहीं कहीं होता है जो चीजें उनको पसंद नहीं आती हैं, जो व्यक्ति हो, स्थान हो, वस्तु हो या किसी प्रकार का विचार हो, तो उसको लोग विरोध करते हैं। वहां पर वो घृणा का भाव आता है, वहां द्वेष का भाव दिखाई पड़ता है, इसलिए वहां पर अपोजिट संवेग आ जाते हैं, विरोधी संवेग उत्पन्न होते हैं। तो कहने का प्राय है संवेगों का जो संबंध होता है वह व्यक्ति से होता है, किसी वस्तु से होता है, वह किसी स्थान विशेष से होता है, किसी प्रकार की धारणा या विचारों से भी संबंधित हो सकता है। फिर आता है स्थानांतरण, ट्रांसफरेंस, अर्थात संवेगों में एक तरह से स्थानांतरण की भावना होती है, यानी वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने का भाव होता है, उसमें अंतर्गमन होता है, उसमें ट्रांसफरेंस होता है। कहने का प्राय है कि अगर एक क्षेत्र का सीखा हुआ ज्ञान, एक क्षेत्र में जो कुछ हम कर रहे हैं, जब वह ज्ञान दूसरे क्षेत्र में पहुंचता है तो उसे हम स्थानांतरण कहते हैं। लेकिन संवेगों का कैसे होता है? जैसे किसी क्षेत्र विशेष का अगर कोई एक प्राणी बहुत अच्छा आपका दोस्त है, मिल जाता है, अगर आप कहीं बाहर जाते हैं और फिर उसी क्षेत्र में कोई आदमी मिल गया तो आप कहते हैं वहां के लोग बहुत अच्छे, एक मेरा मित्र है। यानी ये जो भाव है, ये जो आपके अंदर जो संवेग उत्पन्न हो रहा है, वो किसको बता रहा है? यानी स्थानांतरण, यानी वहां पर बहुत बढ़िया है तो अब तक साथ में रहा, लेकिन अब साथ में नहीं है, फिर भी दूसरे स्थान पर रह करके उस संवेगों का स्थानांतरण अन्य लोगों के प्रति भी हम कर सकते हैं। उसकी अच्छाइयों को बता सकते हैं। कभी किसी ने आपके साथ थोड़ा सा दुर्व्यवहार किया है तो आप कहेंगे उस जिले के लोग बहुत खराब हैं, वहां उस स्थान के लोग बहुत अच्छे नहीं हैं। आप उनके प्रति एक नेगेटिव ट्रांसफरेंस बना लेते हैं। तो कहने का प्राय है कि हमारे अंदर जो संवेगों का स्थानांतरण होता है वह पॉजिटिव का पॉजिटिव के साथ होता है, नेगेटिव का नेगेटिव के साथ होता है। अर्थात अगर अच्छी चीजें हमें हैं, हमें कोई आशा है, उम्मीद है, तो वहां पर हमें शकून मिलता है। जहां पर हमें निराशा मिलती है वहां पर हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन आता है, हमारे अंदर क्रोध होता है, हमारे अंदर अफसोस का, भय का भाव आता है। इस तरह से स्थानांतरण एक प्रत्येक दशा में होता रहता है। इसी तरह से सुख या दुख की भावना, सुख या दुख माने फीलिंग ऑफ प्लेजर एंड पेन, यानी संवेगों से सुख और दुख की भी अनुभूति होती है। संवेग कैसे सुख और दुख देते हैं? जैसे जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं, जिन कार्यों को करने में, खाने पीने, देखने, सोने, बैठने, पढ़ने लिखने या मिलने जुलने में जिससे आपको आनंद आता है, वहां पर उन प्रकार के कार्यों को करने से या देखने से आपके अंदर जो इमोशन भाव हैं वे आपको प्रसन्न, आनंद देते हैं, आपको सुकून देते हैं।
इसलिए जो चीजें रुचिकर होती हैं वहां पर संवेग जो होता है वह हर्ष का होता है, आनंद का होता है। वहीं पर जो चीजें हमें अच्छी नहीं लगती हैं वहां पर संवेग हमें दुख पहुंचाता है, अर्थात किसी कार्य में अगर निराशा मिलती है, हमें सफलता नहीं मिलती है, तो ऐसे अवस्था में जो संवेग होगा वह हमें दुख प्रदान करेगा, अर्थात वहां पर हमारे अंदर एक भय प्रदान करेगा, एक जिसे कहते हैं हतोत्साहित होना, एक भग्नाशा को उत्पन्न करता है। कहने का प्रयास है कि जो भी संवेग हमारे होते हैं वे सुख और दुख की भावना को भी प्रकट करते रहते हैं। विचार शक्ति का लोप, लॉस ऑफ थिंकिंग पावर। कहते हैं संवेगों में जब ज्यादा तीव्रता आ जाती है, जब कभी क्रोध नामक संवेग अगर तीव्र गति से आ जाता है तो उस समय हमारे अंदर जो सोचने की, समझने की जो शक्ति होती है वो नष्ट हो जाती है। यानी व्यक्ति के अंदर जो विचार शक्ति है, जो विवेक शक्ति है, जो निर्णय की शक्ति है वह समाप्त हो जाती है। यही कारण है जब व्यक्ति क्रोध में आता है तो उसे क्या बोलना है, क्या कार्य करना है, इस पर वह निर्णय ले ही नहीं पाता और तमाम वो गलत कार्य कर बैठता है। इसी तरह से जब व्यक्ति अत्यंत भावना में आता है, प्रेम में आता है, तब भी वो सोच नहीं पाता मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। इस प्रकार का जो विचार विमर्श की शक्ति होती है, जो उसके अंदर निर्णय लेने की शक्ति होती है वो नष्ट हो जाती है, लुप्त हो जाती है। तो इस तरह से विचार शक्ति का लोप संवेगों की आधिक्य में जब संवेग की तीव्रता बढ़ती है, ऐसे समय में क्रोध में, भय में, हमारे अंदर या प्रेम में, सहानुभूति में, दया में, परोपकार में ऐसी जब परिस्थितियां आती हैं तो जो सोचने की शक्ति होती है, जो हमें कुछ करने की शक्ति होती है, जहां पर विचार करना चाहिए, उस विचार शक्ति का ही लोप हो जाता है। इसी तरह से पराश्रयी रूप अर्थात पैरास्टिकल कैरेक्टर, यानी संवेग एक तरह से पराश्रयी रूप में होते हैं। पराश्रयी रूप का क्या होता है कि व्यक्ति जो होता है उसके जो संवेग होते हैं वे अपने के साथ साथ दूसरों के साथ भी जुड़े रहते हैं। जैसे आप देखें, अगर किसी ऑफिस में कोई क्लर्क है, अगर वो डांटा जाता है और जब वो घर पहुंचता है तो अपने उसी संवेग को, क्योंकि वह वहां पे डांटा गया है, फटकारा गया है, उसके अंदर क्रोध है, उस क्रोध नामक संवेग को लेकर के जब वो घर पहुंचता है तो वह अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से लड़ता है और झगड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका जो संवेग है वह पराश्रयी है। जब तक वह अपने अधीनस्थ लोगों को डांट नहीं लेता है, बोल नहीं लेता है, तब तक उसे शांति नहीं मिलती है। इसलिए संवेग ये क्या होते हैं, स्वयं पर टिप्पण नहीं होते हैं, बल्कि जब एक बार उत्पन्न हो जाते हैं तो दूसरों पर भी जाकर के आश्रित होने लगते हैं। फिर आता है स्थिरता की प्रवृत्ति अर्थात टेंडेंसी ऑफ परसिस्ट, यानी स्थिरता की प्रवृत्ति का प्राय होता है कि कभी कभी संवेग बिल्कुल स्थिर प्रवृत्ति वाले हो जाते हैं। जैसे कहते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए, अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए, ईमानदारी रखनी चाहिए। तो यहाँ पर जो भाव संवेगों होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इसमें स्थिरता रहती है, इसमें नैतिकता रहती है। वह व्यक्ति अपने कार्यों को, अपनी भावनाओं को, कार्यों को करते समय नियंत्रित रखता है, अर्थात अपने संवेगों पर वह पूर्ण नियंत्रण करने का प्रयास करता है। क्योंकि जो टेंडेंसी होती है, जो प्रवृत्ति होती है, वह संवेगों क्या होती है, एक तरह से कॉन्स्टेंट होती है, एक स्थिर होती है। अगला आता है क्रिया की प्रवृत्ति, टेंडेंसी ऑफ एक्ट। क्रिया की प्रवृत्ति का प्राय है कि संवेगों में एक तरह से क्रिया और प्रतिक्रिया करने की प्रवृत्ति होती है। अर्थात संवेग जो भावनाएं हमारी होती हैं वह हमेशा केवल स्थिर नहीं रहती हैं, कभी कभी वो चलायमान भी होती हैं। जब वो चलायमान होती हैं तब वह अनुक्रिया रिस्पांस हमें देती हैं। जैसे भूख लगने पर अगर हमें भोजन मिल रहा है तो हमारी अनुक्रिया क्या होगी, यानी प्रसन्नता होगी, सकारात्मक होगी। तो इस तरह से जो क्रिया की प्रवृत्ति होती है, अगर हमें एक बार किसी ने कुछ खिलाया पिलाया तो हम बार बार सोचते हैं कि अगर वहां पर हम पहुंचेंगे तो व्यक्ति मिलेगा तो मुझे भोजन पानी करा सकता है। या क्रिया की प्रवृत्ति क्या होती है, अगर हमने किसी विषय वस्तु को लेकर के कभी किसी प्रश्न पूछा और उसका उत्तर सकारात्मक मिल गया
हमारी एक उम्मीद बढ़ती है, उसके अंदर एक रिस्पांस का मूड बनता है कि मैं इस कार्य को उनके द्वारा कर सकता हूं, करवा सकता हूं। इसी तरह से व्यवहार में परिवर्तन, चेंजेस इन बिहेवियर, यानी संवेगों के आधार पर व्यक्ति के व्यवहार में भी परिवर्तन पाया जाता है। व्यवहार में परिवर्तन कैसे होता है देखेंगे। जैसे जब व्यक्ति बहुत ही करुणा में आता है, दया का भाव लेकर के आता है, किसी ऐसी चीज को देखता है, किसी ऐसे व्यक्ति से मिलता है, तो उस समय उसका आप देखेंगे जो व्यवहार है वो बिल्कुल बदल जाता है। यानी उसके अंदर इतनी नम्रता आ जाती है, इतनी उदारता आ जाती है, इतना उसके प्रति सहानुभूति आ जाती है कि जो उसका व्यवहार पहले था वह अब ना रह करके वह बहुत ही लचीला हो जाता है। यानी संवेगों के आधार पर व्यवहार में बहुत तीव्र परिवर्तन होता है। फिर आता है मानसिक दशा में परिवर्तन, चेंजेस इन मेंटल स्टेज। कहने का प्राय है कि मानसिक दशा में परिवर्तन यानी संवेगों के आधार पर ही हमारे मानसिक दशाएं भी परिवर्तित होती रहती हैं। मानसिक दशा से प्राय है कि जैसे हम किसी कार्य को जब करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो कार्य करने की जो क्षमता है, हमारी जो बुद्धि है, अगर उसमें साथ देती है तो हमारा जो मानसिक दशा है वह एक तरह से हमारे जो कार्य करने की जो एक्टिविटी है, जो विधि है, उसमें परिवर्तन ला देती है। यानी जो चीजें हमें बहुत कठिन पहले लगती हैं, लेकिन जब वही कार्य हम करते करते सीख लेते हैं तो हमारा मानसिक दशा उसके प्रति क्या हो जाती है, सकारात्मक हो जाती है। जैसे अगर हम देखें कि मानसिक दशा में परिवर्तन से अभिप्राय जो है वह यह होना चाहिए कि व्यक्ति के अंदर जो कुछ भी कार्य करने की प्रवृत्ति है, जो देश के प्रति, राष्ट्र प्रेम के प्रति, अहिंसा के प्रति या स्वच्छता के प्रति जो भाव होता है, अगर वह संवेग हमारे मन में है तो हम उस कार्य को बिल्कुल मानसिक स्तर पर बदल लेते हैं, उसको करने के लिए आगे बढ़ते हैं और हम एक स्वच्छ, एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करने में समर्थ हो पाते हैं। इसी तरह से आता है आंतरिक शारीरिक परिवर्तन, इंटरनल बॉडली चेंजेज। इंटरनल बॉडली चेंजेज का प्राय है कि जो संवेग होते हैं इनके आधार पर आंतरिक शारीरिक परिवर्तन, शरीर के अंदर भी तमाम परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। तमाम परिवर्तन से प्राय क्या है, यानी जैसे व्यक्ति जब बहुत भय में होता है तो उस समय उसका जो पाचन तंत्र होता है, उसके द्वारा जो कुछ एंजाइम्स पाचक रस छोड़े जाते हैं वो बंद हो जाता है, पेट में गड़बड़ी आ जाती है। इसी तरह से जब भय और क्रोध दोनों उसके साथ है, डरा हुआ भी है और उसमें क्रोध भी आ रहा है, ऐसे समय में जो आंतरिक परिवर्तन होता है वह पेट की समस्त पाचन तंत्रीय प्रक्रियाएं बिल्कुल बंद हो जाती हैं, अर्थात तो कार्य करना छोड़ देती हैं। एक परिवर्तन दिखाई पड़ता है। तो भय और क्रोध के समय आप देखेंगे शरीर के अंदर परिवर्तन होता है। यहीं पर जब बहुत खुशी का कोई मौका आता है तो बिना खाए पिए लोग बहुत समय तक रह जाते हैं, यानी वहां भी आंतरिक परिवर्तन, न भूख लगती न प्यास लगती है, अर्थात वहां पर जो आंतरिक परिवर्तन देखने को मिलता है वो भी स्थिर हो जाता है, आपको उस प्रसन्नता में अपना साथ देता है, आपको डिस्टर्ब नहीं करता है। तो आंतरिक शारीरिक परिवर्तन इस संवेगों के आधार पर होता है। भय और क्रोध के समय आंतरिक परिवर्तन भिन्न होता है, वहीं प्रसन्नता होती है तो वहां पर आंतरिक परिवर्तन उससे भिन्न दिखाई पड़ता है। इसी तरह से बाह्य शारीरिक परिवर्तन, एक्सटर्नल बॉडली चेंजेस, संवेगों के आधार पर ही आप देखेंगे शरीर के बाहर भी अनेकों परिवर्तन होते हैं। जैसे जब कोई व्यक्ति बहुत ही क्रोध में होता है तो उसका चेहरा तमतमा जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं, भुजाएं पूरी फड़कने लगती हैं, उत्तेजना आ जाती है, वाणी में तेजस्विता, तीव्रता आ जाती है, कठोरता, कर्कशता आ जाती है, यानी उसका पूरा व्यवहार जो बॉडी एक्सटर्नल चेंजिंग दिखाई पड़ती है वह स्पष्ट रूप से झलकने लगती है। इसी तरह से जब वही कोई प्राणी भय में आता है तो आप देखेंगे भय के कारण वह बिल्कुल डरा डरा सा रहता है, सहमा सहमा सा रहता है, चेहरा बिल्कुल लटक जाता है उसका, यानी उदासीन हो जाता है, उसकी चमक खत्म हो जाती है, वह थर थर कांपने लगता है, उसकी वाणी में कंपकपाहट आने लगती है, वह शरीर से बिल्कुल अपने को असहज महसूस करने लगता है। इसी तरह से जब कोई प्रसन्नता में होता है
तब भी आप देखेंगे शरीर के बाहर तमाम परिवर्तन होते हैं। चेहरा खिल जाता है, विस्तृत हो जाता है, शरीर बिल्कुल गदगद हो जाता है और वह जो कुछ बोलना चाहता है तीव्रता के कारण उन शब्दों को उतने अच्छे से बोल भी नहीं पाता है। तो कहने का प्राय है अनेकों परिवर्तन हमें दिखाई पड़ते हैं इन संवेगों के आधार पर। कभी शरीर के बाहर दिखाई पड़ते हैं वे संवेग, कभी शरीर के अंदर भी अपना परिवर्तन देते हैं, कभी मानसिक दशा को परिवर्तित कर देते हैं, कभी व्यवहार में परिवर्तन ला देते हैं। वही संवेग कभी क्रिया की प्रवृत्ति में आपको लगा देते हैं। उन्हीं संवेगों के आधार पर स्थिरता की प्रवृत्ति आती है, कार्य करने की प्रवृत्ति आती है, उसके प्रति एक मूड बनता है। वह संवेग हमेशा प्राश्रयी होते हैं, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के प्रति वे ट्रांसफर होते रहते हैं। जब संवेग बहुत तीव्र गति में आते हैं, भय क्रोध के समय में उसमें विचार करने की जो शक्ति होती है वह लुप्त भी हो जाता है। संवेगों के आधार पर ही प्राणी में सुख और दुख की भावना विकसित होती है। उन्हीं संवेगों के आधार पर हम एक प्राणी से दूसरे प्राणी के प्रति व्यवहार अर्थात प्रसन्नता, दया, उदारता आदि का भाव सीख पाते हैं। उन्हीं संवेगों के कारण हमारे अंदर जो संवेगात्मक संबंध होते हैं, एक दूसरे के प्रति जो विश्व बंधुत्व का भाव होता है वह उत्पन्न होता है। संवेगों के आधार पर ही व्यक्ति का जो मूड होता है वह चेंज होता रहता है, बदलता रहता है, अर्थात एक दूसरे से जुड़ा रहता है। संबंध जो संवेग होते हैं उनके आधार पर व्यक्तित्वता होती है, एक ही विषय वस्तु के प्रति लोगों की सोच अलग अलग होती है। व्यापकता होती है, अर्थात जो संवेग होते हैं वे एक तरह से देखा जाए तो यूनिवर्सल होते हैं, बहुत व्यापक होते हैं, अर्थात छोटे से लेकर के बहुत बड़े प्राणियों के अंदर भी समान रूप से वे समाहित होते हैं। और संवेगों में इंटेंसिटी, तीव्रता भी पाई जाती है, किसी के अंदर कम, किसी के अंदर ज्यादा होती है। तो जो लोग संवेगों पर नियंत्रण कर लेते हैं उनके अंदर संवेगों की तीव्रता थोड़ा कम होती है। जिन लोगों ने अभी तक संवेगों पर नियंत्रण करना नहीं सीखा है उनके ऊपर संवेगों की तीव्रता ज्यादा होती है। इसी तरह से आपने देखा इसके पहले कि मैकडूगल की जो मूल प्रवृत्तियां पढ़ रहे थे तो उन मूल प्रवृत्तियों को 14 बताया गया था। उन 14 मूल प्रवृत्तियों से संबंधित उनके 14 संवेग भी बताए गए थे। वे संवेग कौन कौन से हैं? भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, करुणा, कामुकता, आश्चर्य, आत्महीनता, आत्माभिमान, एकाकीपन, भूख, अधिकार की भावना, रचना का भाव और आनंद। यानी ये 14 आपके संवेग होते हैं। इन्हीं 14 संवेगों को हमें करना क्या रहता है, अर्थात बच्चों के अंदर, उन छात्रों के अंदर, विद्यार्थियों के अंदर जिस प्रकार का भी संवेग है उस संवेग को पहचानने का दायित्व शिक्षक का होता है। उनके संवेगों को समझे और उसी के आधार पर अपनी विषय वस्तु में शिक्षण प्रविधियों का प्रयोग करे। अगर उनकी भावनाओं को वह अपने अनुकूल डाइवर्ट कर सकता है, अपने अनुकूल बना सकता है, तो वही बालक जो छोटी छोटी बातों पर हमेशा क्रोध करता है, हमेशा ईर्ष्या करता है, जिसके अंदर पलायन का भाव है, जिसके अंदर भय का भाव है, उसको हम दूर कर सकते हैं। जैसे घृणा संवेग है, इसका भी हम सदुपयोग कर सकते हैं। जैसे उस बालक के अंदर हम घृणा नामक उस संवेग को बढ़ावें, कैसे कि वह हिंसा ना करे, वह झूठ ना बोले, वह ईमानदारी से कार्य करे। तो जो बेईमानी है, जो झूठ बोलने का कार्य है, जो असत्यवादिता है, इनके प्रति घृणा करके जो हिंसात्मक रवैया है उसके प्रति घृणा नामक संवेगों को उसके अंदर उत्पन्न करके हम उसका एक सार्थक सकारात्मक दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं, उसका विकास कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि संवेग क्या है, उसके साथ है अस्थायी भाव। यानी अस्थायी भाव किसे कहते हैं, सेंटिमेंट्स क्या होते हैं। तो सेंटिमेंट्स को समझने के लिए यानी अस्थायी भाव का प्राय होता है कि जितने संवेग होते हैं उन संवेगों के आधार पर कुछ ना कुछ अस्थायी भाव का निर्माण किया जाता है। संवेग और मूल प्रवृत्तियां तो जन्मजात मानी जाती हैं, ये समय समय पर उभर कर आती हैं, लेकिन जो अस्थायी भाव होते हैं इनको अर्जित किया जाता है। यानी मैकडूगल आदि ने इसको सिद्ध किया है कि जो अस्थायी भाव सेंटिमेंट्स होते हैं ये जन्मजात नहीं होते हैं, यह एक मानसिक प्रक्रिया के द्वारा इनको स्थिर किया जाता है। इस प्रकार की भावनाओं को दृढ़ बनाया जाता है, एक सेंटिमेंट्स बनाया जाता है, जिससे वह बालक उसी प्रकार की भावनाओं को लेकर के अपना कार्य करता है। तो आइए हम देखते हैं अस्थायी भाव सेंटिमेंट्स होते क्या हैं।
व्यक्ति अनेक मूल प्रवृत्तियां लेकर संसार में आता है, यानी उसके अंदर अनेक इंस्टिंक्ट्स होते हैं, अनेक मूल प्रवृत्तियां होती हैं जिसको लेकर के वो संसार में आता है। कहने का प्राय है कि मन मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं। इन मूल प्रवृत्तियों का संबंध विभिन्न प्रकार के संवेगों से होता है। जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं उनका जो संबंध होता है विभिन्न प्रकार के संवेगों से होता है, जैसा कभी हमने बताया था। ये संवेग ही अस्थायी भाव का निर्माण करते हैं, अर्थात इन संवेगों के द्वारा अस्थायी भाव का निर्माण किया जाता है। अर्थात अस्थायी भाव ये क्या होते हैं, अर्जित होते हैं, ना कि यह जन्म के साथ प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए मां में अपने बच्चों के प्रति दया, गर्व, आनंद, सहानुभूति, वात्सल्य आदि के संवेग होते हैं। यानी एक मां है, उसके अंदर आप देखेंगे अनेकों संवेग होते हैं। जैसे अपने बच्चे के प्रति उसमें दया भी होता है, उसके लिए आनंद भी अनुभूति होती है, सहानुभूति भी रहती है, वात्सल्य पुत्र प्रेम भी होता है। और इन्हीं संवेगों के द्वारा कई संवेग जब मिल जाते हैं तो उसके अंदर एक प्रेम नामक अस्थायी भाव आ जाता है। अर्थात प्रेम नामक अस्थायी भाव कहां से आया, अर्थात उसके अंतर्गत अपने बच्चे के प्रति जो दया है, उसके प्रति जो उसका गर्व है, उसके प्रति जो आनंद है, जो सहानुभूति है, जो वात्सल्य है, ये संवेग मिलकर के उस मां के अंदर एक प्रेम नामक अस्थायी भाव सेंटिमेंट को विकसित करते हैं। इसको मैकडोगल ने कहा अस्थायी भाव मानसिक ढांचे में अर्जित प्रवृत्तियों का संगठन है। अर्थात अस्थायी भाव क्या है, मानसिक ढांचे में, अर्थात जो मेंटल फ्रेम है, इस फ्रेम में अर्जित प्रवृत्तियों का संगठन है। अर्थात जो कुछ भी हम कार्य करते हैं, जो कुछ भी हम सीखते हैं, जो कुछ भी हम प्राप्त करते हैं, उन समस्त प्राप्त तत्वों के आधार पर प्रेम, दया, हर्ष आदि के आधार पर जो अस्थायित्व आता है वही हमारा अस्थाई भाव होता है, वही हमारा सेंटिमेंट्स होता है। इसको रास ने कहा है। इसी तरह से अस्थाई भाव भावना की एकाकी दशा नहीं है। यानी जो अस्थाई भाव होते हैं ये केवल इमोशंस का एकाकी माने एलोनली उसका दशा नहीं होते, बल्कि भावनाओं का संगठन है। जो अस्थाई भाव होता है उसमें केवल एक ही भावना नहीं होती, बल्कि वह भावनाओं का एक पुंज होता है, संगठन होता है, जो किसी वस्तु विशेष के संबंध में संगठित होती है। जब किसी वस्तु के प्रति हमारी जैसी सोच होती है, जैसी भावना होती है, उसी के आधार पर अस्थायी भाव का निर्माण होता है, और जिनमें अस्थायित्व की पर्याप्त मात्रा होती है। और वही जब अस्थायी भाव बन जाता है तो उसमें एक अस्थायित्व आ जाता है, उसकी पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। तो इस तरह से हमने देखा जो अस्थायी भाव या सेंटिमेंट्स होते हैं ये जन्मजात ना होकर के ये अर्जित किए जाते हैं, इनको अचीव किया जाता है। एक ही अस्थायी भाव में एक भी संवेग हो सकता है और अनेकों संवेगों के द्वारा किसी एक अस्थायी भाव का निर्माण भी होता है। जैसे अस्थायी भाव का स्वरूप, फॉर्म्स ऑफ सेंटिमेंट्स। ये अस्थायी भाव के स्वरूप क्या है, ये प्रकार क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, साधारण अस्थायी भाव यानी सिंपल सेंटिमेंट। सिंपल सेंटिमेंट का प्राय होता है कि ऐसा अस्थायी भाव जिसके अंतर्गत केवल एक संवेग होता हो। जब एक ही संवेग होगा और उस संवेग के आधार पर अगर अस्थायी भाव बनता है तो उसे हम क्या कहेंगे, साधारण अस्थायी भाव। जैसे बालक के अंदर कभी कभी शिक्षा के प्रति भय उत्पन्न होता है। शिक्षा के प्रति भय का प्राय है कुछ विषय के प्रति, कुछ शिक्षक के प्रति एक भय उत्पन्न हो जाता है कि मुझे मारेगा, ये विषय मुझे पढ़ने में नहीं आ रही है, ये अध्यापक या शिक्षक आएगा तो मुझे मार सकता है। तो है भय जो है, जो उस प्रकार जो संवेग है वह उसके अंदर केवल अकेला है और उसी के आधार पर इसके अंदर एक भय का अस्थायी भाव निहित हो जाता है, स्थिर हो जाता है। इसी तरह से आप देखेंगे जो छोटी बच्चियां होती हैं, बच्चे होते हैं, वे अपने खेल खिलौने के प्रति उनका एक अस्थायी भाव होता है, यानी उनके प्रति जो रुचि होती है वह रुचि नामक अस्थायी भाव में केवल होता क्या है, एक ही संवेग होता है, उन खिलौनों से प्रेम करना। दूसरा होता है जटिल अस्थायी भाव, कॉम्प्लेक्स सेंटिमेंट्स। कॉम्प्लेक्स सेंटिमेंट का प्राय होता है कि कभी कभी जब कई अस्थायी भाव एक क्रम के आधार पर, कई संवेग एक क्रम के आधार पर एक अस्थायी भाव के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कोई शिक्षक है जो बहुत ही कठोर है, जो किसी बालक को बात बात पर डांटता है,
मारता है, तिरस्कृत करता है, उसका अपमान करता है। अब उसके कारण शिक्षक के प्रति उस बालक में क्या होगा? एक तो पहली बात, वो घृणा करना शुरू कर देगा, उसकी विषय वस्तु से वह अप्रिय माने अरुचि लेना शुरू कर देगा। और इतना ही नहीं, उसके मन में कभी ऐसा भी संवेग आएगा कि मैं इस शिक्षक से अब प्रतिशोध भी लूंगा। अगर इस प्रकार से घृणा, भय, अरुचि और प्रतिशोध के जो संवेग हैं, जब उसके अंदर आकर के एकदम बिल्कुल जटिल हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स रूप से बैठ जाते हैं, जो एक अस्थायी रूप में हो जाते हैं, जब वो शिक्षक को देखकर तो उसके प्रति उसकी वही सोच होगी। इस प्रकार के जो संवेग होते हैं, उनके द्वारा जो अस्थायी भाव बनता है, उसको हम जटिल अस्थायी भाव या कॉम्प्लेक्स सेंटिमेंट्स कहते हैं। तीसरा होता है मूर्त अस्थायी भाव। मूर्त अस्थायी भाव अर्थात कॉन्क्रीट सेंटिमेंट। कॉन्क्रीट सेंटिमेंट का प्राय होता है कि जो कोई भी मूर्त या स्थूल चीजें दिखाई पड़ती हों, जैसे कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, कोई पुस्तक है, किसी का रहने का स्थान है, इनके प्रति जब हमारा विचार एक स्थायित्व में आता है, एक सकारात्मक रूप में आता है कि एक पुस्तक बहुत अच्छी लग रही है, एक व्यक्ति बहुत अच्छा है, इस प्रकार के पशु बहुत अच्छे होते हैं, और मैं जहां रहता हूं मेरा निवास स्थान बहुत अच्छा है, या वह शहर बहुत अच्छा है, जब हम मूर्त रूप में उसके प्रति एक सहानुभूतिपूर्ण या अपने रुचि के अनुकूल अस्थायी भाव को बना लेते हैं, अच्छाइयों को बना लेते हैं, तब वहां पर हमारे अंदर एक मूर्त अस्थायी भाव कॉन्क्रीट सेंटिमेंट स्थिर हो जाता है, और हम हमेशा उस शहर के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में, उस पुस्तक के बारे में, उस स्थान के बारे में सकारात्मक सोच रखते हैं। ये इसका मूल रीजन होता है कि उसका उस प्रकार का भाव बन चुका है जो एक अस्थायित्व और स्थिरता के रूप में आ चुका है। इसी तरह से अमूर्त अस्थायी भाव, एब्स्ट्रैक्ट सेंटिमेंट्स। एब्स्ट्रैक्ट माने जो अमूर्त हो, जो बहुत ही सूक्ष्म हो, जो दिखाई न पड़ता हो, फिर भी उसके प्रति जो हमारे अंदर सेंटिमेंट अस्थायी भाव बनते हैं, वे सब क्या कहलाते हैं? अमूर्त अस्थायी भाव अर्थात एब्स्ट्रैक्ट सेंटिमेंट्स कहलाते हैं। जैसे भक्ति, देवी देवताओं के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, उसके विचारों से प्रभावित होकर के जब हम उसके विषय में सोचने लगते हैं, उसकी सत्यवादिता के विषय में सोचते हैं, आदर्शों के बारे में सोचते हैं, अथवा कभी कभी हम देश प्रेम के बारे में जब सोचते हैं, किस प्रकार का जो भाव होता है वह अमूर्त होता है, वह एब्स्ट्रैक्ट सेंटिमेंट होते हैं। और ऐसा हम इसलिए करते हैं कि अगर ये अमूर्त विचार हमारे मन में आते हैं, हमारे अंदर ईमानदारी आएगी, हमारे पर सत्य निष्ठा आएगी, कर्तव्य निष्ठा आएगी, हम प्रत्येक समय में अपने इन आदर्शों को आगे बढ़ाएंगे, हमारे अंदर उत्तम चरित्र का निर्माण होगा। तो ये चीजें अमूर्त होती हैं, इन्हें हम अमूर्त अस्थायी भाव कहते हैं। फिर आता है नैतिकता अस्थायी भाव माने मोरल सेंटिमेंट्स। नैतिक से अभिप्राय होता है कि व्यक्ति के अंदर जो नैतिकता है, अर्थात न्याय के प्रति, धर्म के प्रति उसके मन में प्रेम उत्पन्न हो, अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति जो प्रेम का भाव उत्पन्न होता है वह नैतिक है, मोरल है। इसी तरह से अन्याय के प्रति, अधर्म के प्रति जो कुछ आपके विपरीत कार्य हो रहा है उसके प्रति घृणा का भाव उत्पन्न होना, यह भी नैतिक अस्थायी भाव होता है। तो जो मोरल सेंटिमेंट्स होते हैं उसका प्राय होता है कि जिस प्रकार से हम अपने देश के बारे में, अपने राष्ट्र के बारे में, किसी विषय वस्तु के बारे में, न्यायप्रियता के बारे में, सत्यवादिता के बारे में जो एक भाव हमारे अंदर स्थिर हो जाता है उसी को हम मोरल सेंटिमेंट्स कहते हैं। तो संवेग आपने देखा, उन संवेगों के आधार पर अस्थायी भाव का निर्माण कैसे होता है, अस्थायी भाव का प्रकार क्या होता है, जिसमें आपने नैतिक अस्थायी भाव, अमूर्त अस्थायी भाव, मूर्त अस्थायी भाव, जटिल अस्थायी भाव, साधारण अस्थायी भाव को अभी आपने समझा। अब ये अस्थायी भाव जब हमारे मन में आ जाते हैं, हमारे अंदर भीतर एक भावना के रूप में, अस्थायित्व के रूप में स्थिर हो जाते हैं, तब उसी के आधार पर हमारे विचार उत्पन्न होते हैं, हमारा जीवन दर्शन तय होता है, हमारा सामाजिक दर्शन तय होता है, हमारा शैक्षिक दर्शन तय होता है, हम किस प्रकार से कार्य करेंगे या कोई बालक किस प्रकार से कार्य करेगा, यह सब कुछ
हम उसके अस्थायित्व को देख करके, उसके अस्थायी भाव सेंटिमेंट्स को देख करके, उसके इमोशन संवेगों को देख करके तय कर सकते हैं। यही कारण है कि एक शिक्षक के लिए एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व मिलता है कि वह बच्चों के उन संवेगों को, इमोशंस को पहले समझे, उनको पहचाने, वो चाहते क्या हैं, किस प्रकार की भावना उनके मन में बनी हुई है। उसी प्रकार से उनके शिक्षण प्रविधियों को वह तैयार करे और एक तरह से अच्छे लर्निंग के लिए उन्हें उत्साहित, प्रोत्साहित करे। लेकिन अगर उनकी भावनाएं कहीं पर कुंठित हो चुकी हैं, किसी विषय वस्तु के प्रति रूढ़ हो चुकी हैं, पूर्वाग्रह से ग्रसित हो चुकी हैं, ऐसे सेंटिमेंट्स को, ऐसे अस्थायी भावों को निकाल करके हमें उनके अंदर सकारात्मक अस्थायी भावों को भी विकसित करने का कार्य करना चाहिए। कभी कभी होता है कि जब हमारे कार्य जो होते हैं, हम कुछ सोचते हैं और हमें उसमें सफलता नहीं मिलती है। जब ऐसी स्थिति आती है कि कार्य तो बहुत व्यक्ति सोचता है, बहुत कुछ प्राप्त करना चाहता है, उसकी इच्छाएं अनंत और असीमित होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं जिनको पूर्ण करने के लिए बहुत प्रयास करता है, लेकिन वो इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं, अर्थात वहां पर उन इच्छाओं का दमन होता है। दमन होने के बाद भी वे इच्छाएं भागती नहीं है, बल्कि वह उसके मस्तिष्क में जाकर के अच्छी तरह से बैठ जाती हैं, जिसे हम कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड, उसके अचेतन मन में। और जैसे ही कभी उस प्रकार की परिस्थिति उसके सामने प्रकट होती है, उद्दीपन के रूप में स्टिमुलस मिलता है, तुरंत वे खुरापात के उपद्रव में उत्पन्न होकर के सामने आ जाती हैं। यानी अचेतन मन जो होता है, यह देखा जाए तो एक प्रकार से अतृप्त इच्छाओं का एक संकलन केंद्र होता है, एक स्टोर है, जहां पर व्यक्ति की ऐसी इच्छाएं जो पूरी नहीं हो पाई हैं, वे जाकर के उसमें अच्छी तरह से बैठी हुई हैं। और जब कभी भी उन इच्छाओं से संबंधित कोई भी प्रयोजन, कोई भी वस्तु दिखाई पड़ती है, तो वे तुरंत वहां पर उत्पन्न हो जाती हैं। तो जिसे हम, अगर अच्छी चीजें हैं, उनके प्रति अगर दृढ़ भावना बनी है, हमारे सेंटिमेंट्स अच्छे हैं, तो वह एक अस्थायी भाव, सकारात्मक पहल की तरफ हमें ले जा रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं, किसी के प्रति हमारी नकारात्मक सोच बन जाती है, तो वहां पे भावना ग्रंथि बन जाती है, एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ये भावना ग्रंथियां क्या होती हैं, आइए थोड़ा इसको हम समझते हैं। भावना ग्रंथि, कॉम्प्लेक्स, संवेगों का संगठन जब उचित ढंग से नहीं होता, जो संवेग हैं, अगर उन संवेगों का संगठन उचित ढंग से नहीं होता है, तब भावना ग्रंथि बन जाती है, कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इसे विकृत अस्थायी भाव भी कहते हैं, अर्थात इन भावना ग्रंथियों को ही हम विकृत अस्थायी भाव के रूप में मानते हैं। अर्थात भावना ग्रंथि आंशिक या संपूर्ण रूप से दिखाई गई भावनाओं का समूह है। यानी भावना ग्रंथ क्या होती है, वह कभी थोड़ी मात्रा में दिखाई पड़ती है, कभी अधिक मात्रा में दिखाई पड़ती है, लेकिन उनका जो एक संपूर्ण रूप होता है, भावनाओं का जो समूह होता है, वही क्या है, आपकी भावना ग्रंथि है, जिस पर संवेगों का रंग होता है। अर्थात जो संवेग, जो भावनाएं उसके अंदर समाहित हैं, उसका एक रंग दिखाई पड़ता है, उसका एक कलर दिखाई पड़ता है। ये मालूम कैसे होता है, जिसके मन में जो चीज चल रहा है, अगर वो चीजें सुप्त अवस्था में आ गई हैं, दमित अवस्था में हो गई हैं, जैसे उसके सामने उन विषय वस्तु को लाके प्रकट किया जाता है, उसकी भावनाएं जागृत हो जाती हैं, वह पुनः उन चीजों को प्राप्त करने की चाह रखता है। कहते हैं कि जो फ्रायड ने कहा है कि चेतन द्वारा तिरस्कृत विचार और अनुभव अचेतन मन के विषय होते हैं। फ्रायड एक बहुत ही बड़े मनोवैज्ञानिक, मनोविश्लेषणवाद के रूप में माने जाते हैं। ये ऐसे विशेषज्ञ हैं, एक ऐसे चिकित्सक के रूप में माने जाते हैं, जिन्होंने मन के ऊपर और भी चेतन और अचेतन मन पर बहुत अधिक शोध किया। इनका जो मनोविश्लेषणवाद है, वह इस चीज को सिद्ध करता है कि प्रत्येक प्राणी के अंदर जो चेतन, या जब वो चेतन अवस्था में रहता है, उसके द्वारा तिरस्कृत विचार और अनुभव, यानी जब चैतन्य अवस्था में किसी चीज को, किसी वस्तु को प्राप्त करने का जो उसका विचार होता है, जो इच्छाएं होती हैं, जब वो इच्छाएं अचेतन मन के विषय होते हैं, अर्थात इच्छाएं जब पूर्ण नहीं हो पाती हैं, तो ये अचेतन मन के विषय बन जाते हैं। यानी चेतन और अचेतन दो पक्ष हैं। चेतन का प्राय है कि जब हम किसी चीज को सुनने के लिए, करने के लिए बिल्कुल कॉन्शियस हैं, बिल्कुल तैयार हैं, और यह अचेतन और चेतन का जो भाव होता है, कहा जाता है कि किसी वस्तु का
1/8 भाग माने अष्टमांश व्यक्ति केवल चेतन होता है, और 7/8 भाग जो होता है उसका वह अचेतन अवस्था में होता है। तो चेतन अवस्था में बहुत कम हम रहते हैं और अचेतन अवस्था में ज्यादा रहते हैं। अचेतन अवस्था का प्राय होता है कि जो कुछ भी हम चेतन अवस्था में अब तक सीखे हैं, जिसको प्राप्त कर चुके हैं, और जो चीजें नहीं सीख पाए, नहीं प्राप्त कर पाए, उन समस्त चीजों का एक स्टोरेज, एक संग्रह अचेतन मन होता है। जैसे बचपन में हमने बहुत सी शरारतें की हैं, बहुत कुछ अच्छाइयां भी हैं, बहुत कुछ पुरस्कार भी पाए हैं, बहुत प्रकार के दंड भी मिले हैं, अनेकों प्रकार के हम गिनती, पहाड़े, कखारे आदि याद कर डाले हैं, लेकिन क्या उसको आज हम बराबर रखते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि उस सारी चेतन अवस्था में सीखी हुई चीजें, वे वस्तुएं, वे हमारे अनुभव हमारे अचेतन मन में आज संग्रहित हैं, स्टोरेज हैं। हम जब उनकी आवश्यकता होती है, जब किसी प्रकार का उद्दीपन हमें मिलता है, उनको तुरंत ढूंढकर निकाल लेते हैं और वे अचेतन मन से जागृत होकर के चेतन अवस्था में आ जाती हैं। इसी को फ्रायड समझाने का प्रयास करते हैं कि जो चेतन द्वारा तिरस्कृत विचार और अनुभव होते हैं, अचेतन मन के विषय होते हैं, अर्थात वही जो है अचेतन मन के विषय बनते हैं, जिसको चेतन मन ने तिरस्कृत कर दिया है, जिनको उन्होंने अनुभव में पूर्ण नहीं कर पाया है, वे अचेतन मन के विषय बन जाते हैं। अब कहते हैं कि शब्द साहचर्य, स्वप्न विश्लेषण और संकेत के आधार पर हम इन भावना ग्रंथियों को दूर कर सकते हैं। यानी जो भावना ग्रंथि या किसी चीज को प्राप्त करने की जो हमारी ललक रही है, जो हमारी इच्छा, उत्कंठा, जिज्ञासा रही है, अगर वो पूरी नहीं हो पाई, अचेतन मन में आकर के वो समाहित हो गई है, और किसी के प्रति कभी कभी हमारी जो इच्छाएं होती हैं बहुत ही रूढ़िवादी बन जाती हैं, किसी व्यक्ति के विषय में, किसी धर्म के विषय में, किसी समाज के विषय में, किसी संप्रदाय के विषय में, जो हमारे अंदर एक नकारात्मक सोच, नेगेटिव थिंकिंग या कट्टरपंथी का भाव आ जाता है, इन चीजों को हम भावना ग्रंथ के रूप में मानते हैं। यानी वह एक अस्थायी भाव का विकृत रूप माना जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर भी ऐसा हो रहा है। इसी को हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं, इसी को हम भावना ग्रंथि कहते हैं। लेकिन अगर किसी के प्रति या देश के प्रति, समाज के प्रति कुछ नकारात्मक सोच हमारी डेवलप हो रही है, भावना बन रही, सेंटिमेंट्स बन रहे हैं, तो उनको दूर कैसे किया जाए? उसके लिए फ्रायड ने बताया है शब्द साहचर्य, यानी उसके सामने शब्दों का कुछ ऐसा संगठन लाओ, कुछ इस प्रकार की बातें करो जिसके आधार पर उसे कुछ अनुभूति हो, वह अपने विचारों को प्रकट करता हो, अथवा स्वप्न विश्लेषण, आप कोई ऐसी चीजों को, ड्रीम को उसके सामने प्रस्तुत करो जिसके आधार पर उसकी जो कार्य करने की, व्यवहार की जो कुछ दिखाई पड़ता है, जो सोच है, जो बॉडली रिएक्शन है, जो मेंटली रिएक्शन है, जब उसको हम देखते हैं तो उसके आधार पर हम उसकी उस भावना ग्रंथि को दूर कर सकते हैं, अथवा संकेत, कुछ चीजों को दिखा करके हम उसकी भावना ग्रंथियों को संकेतों के माध्यम से, जिसमें उसकी रुचि होती है, जिस पर प्रसन्न होता है, जिसको चाहता है, जहां पर प्रसन्न होता है, देखता है, चाहने की इच्छा रखता है, ऐसी चीजों से हम उसकी भावना ग्रंथियों को पकड़ सकते हैं, उसके कॉम्प्लेक्स को जान सकते हैं और उसे धीरे धीरे उस कॉम्प्लेक्स से निकाल करके सिंपल मोड में ला सकते हैं। तो इस तरह से ग्रंथियों के कारणों को दूर करना, यानी जब भावना ग्रंथि बन गई तो कर्तव्य क्या होता है शिक्षक का? उन भावना ग्रंथियों के कारणों को दूर करे, आखिर इस प्रकार का स्थायी भाव सेंटिमेंट या कॉम्प्लेक्स के रूप में कैसे परिवर्तित हुआ, उन कारणों को पहले दूर करने का प्रयास करना चाहिए। आत्म प्रकाशन के अवसर देना, उस व्यक्ति को स्वयं बोलने के लिए, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए उसको अवसर दिया जाए, समय दिया जाए। सद्व्यवहार, ऐसे प्राणी के साथ जो चिढ़ रहा है, हर चीज पर आपकी आलोचना कर रहा है, उसके साथ सद्व्यवहार करो, अच्छा व्यवहार करो। जब गुड बिहेव हम करेंगे तब वह बालक के अंदर, उस प्राणी के अंदर जो कुछ भी गलत सोच है वह दूर होगी और वह सकारात्मक रूप से अपने भावों को आपके प्रति लगाएगा। स्वाभाविक कार्यों में स्वतंत्रता, यानी जो कार्य स्वाभाविक रूप से, नेचुरल रूप से उसे करने हैं, उसको करने को स्वतंत्र कर, तुम करो, चाहे जो चाहते हो, जैसा चाहते हो वैसा करो, वह करेगा। उसकी चीजों को आप निरीक्षित करिए, देखिए, उसको धीरे धीरे समझाने का प्रयास करिए कि गलत रास्ते को छोड़ो, सही रास्ते पर आओ। मार्गांतरीकरण, अर्थात
शोधन या मार्गांतरीकरण का प्राय होता है उस प्राणी को, उस बालक को या उस व्यक्ति को हम जिसके अंदर भावना ग्रंथि बन चुकी है, कॉम्प्लेक्स बन चुका है, किसी अस्थायी भाव में विकृति आ चुकी है, उसको मार्गांतरीकरण अर्थात उसको एक रास्ते से, जिस रास्ते से डरता है उस रास्ते से हटा करके जिसमें वह चाहता है उस रास्ते के प्रति हम उसको बदलाव लावे, उसकी सोच में बदलाव लावे, उसके क्रियाकलापों में बदलाव लावे, उसके व्यवहार में बदलाव ला करके हम इस भावना ग्रंथि को तोड़ सकते हैं। अक्सर देखा जाता है कि बच्चों में अपने शिक्षक के प्रति, अपने विद्यालय के प्रति, अपने सहपाठियों के प्रति, अपने समाज के प्रति कभी कभी इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स बन जाता है, भावना ग्रंथियां बन जाती हैं जो उसके लिए एक तरह से देखा जाए अभिशाप के रूप में होती है, जिससे उसका जो मानसिक विकास, भौतिक विकास होना चाहिए वह डेवलप नहीं हो पाता। लेकिन अगर शिक्षक मनोविज्ञान का ज्ञाता है, वह इस चीजों को समझता है, उनकी रुचि को देखता है, उनके ध्यान केंद्रण की अवस्था को देखता है, तो निश्चित रूप से वह उसके उस भाव को समझेगा, उसके सेंटिमेंट्स को समझेगा और उसके आधार पर उसका वह मार्गांतरीकरण करेगा, उसके अंदर अच्छे विचारों को, सद्व्यवहारों को, त्याग, प्रेम, सहानुभूति, करुणा, दया आदि के अस्थायी भाव को विकसित करेगा और उसे एक सच्चा प्राणी, सच्चे नागरिक, एक ईमानदार, सत्यवादी, न्यायप्रिय समाज के रूप में स्थापित करने का महत्व बताएगा, उसको उस प्रकार से उसके कंट्रीब्यूशन को लाने का प्रयास करेगा। तो इस तरह से भावना ग्रंथियां जो होती हैं ये किसी न किसी रूप में हमें नुकसान पहुंचाती हैं, व्यक्तिगत रूप से पहुंचाती हैं, सामाजिक रूप से पहुंचाती हैं। ऐसे लोगों के लिए हमें आवश्यक है, इस समाज का दायित्व है कि उनके उन कॉम्प्लेक्स को, उन गलत नकारात्मक सोचों को दूर करके वहां पर अच्छी सोच को, प्रेम, सहानुभूति, दया, ईमानदारी आदि के भावों को भरा जाए। अस्थायी भाव का शिक्षा में महत्व क्या होता है, यानी ये जो अस्थायी भाव और जो संवेग है, अब हम दोनों को कंक्लूड कर रहे हैं, यानी संवेग एवं अस्थायी भाव, इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स, ये शिक्षा में किस प्रकार से बालकों के लिए उपयोगी हो सकते हैं, तो इसके पर हम नजर डालते हैं। यानी बच्चों के लिए उनके अस्थायी भाव और संवेगों को कैसे अनुकूल बनाया जाए, इसके लिए क्या है कि महान वीरों की कहानियां सुनाकर, अर्थात बच्चों को महान वीरों की, महान जननायकों की, महान राष्ट्र निर्माताओं की, वीर वीरांगनाओं की कहानियों को सुना करके हम उनके अंदर देश प्रेम के अस्थायी भाव का निर्माण कर सकते हैं। अर्थात देश प्रेम रूपी अस्थायी भाव का निर्माण हम करेंगे तो कैसे होगा, उसके लिए हमें वीर, जो भी स्त्री हो, पुरुष हो, देवता हो, देवियां हो, उनके चरित्रों को कहना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, जिससे उनके अंदर एक प्रेम का अस्थायी भाव आ जाए। क्योंकि देश के प्रति जिन लोगों ने अब तक अपनी कुर्बानियां दी हैं, जो महान कार्य कर रहे हैं या किए हैं, उसके प्रति भी हमें उनको जागरूक करना होगा। उनकी कहानियों के द्वारा, उनके उन आदर्शों के द्वारा हम एक सच्चा प्रेम, देश प्रेम की भावना को अस्थायी भाव के रूप में उसके अंदर विकसित कर सकने में सफल हो सकते हैं। असत्य, अहिंसा, असत्य, हिंसा, बेईमानी आदि दुर्गुणों के प्रति घृणा नामक अस्थायी भाव को उत्पन्न किया जाए। यानी घृणा नामक अस्थायी भाव अगर उत्पन्न करना है तो उसके लिए घृणा जरूरी कहां होती है, जैसे कोई असत्य बोलता हो, झूठ बोलने वाला हो, कोई हिंसा करने वाला, हमेशा मारपीट करता हो, बेईमानी करता हो, जो ईमानदारी के रास्ते पर नहीं चलता हो, ऐसे लोगों के प्रति, ऐसे लोगों के कार्यों के प्रति घृणा नामक अस्थायी भाव, सेंटिमेंट्स को हमें उत्पन्न करना चाहिए, जिससे उसका सकारात्मक सार्थक विकास हो सके। खेल, कविता, संगीत, साहित्य आदि के प्रति प्रेम का भाव, अर्थात अगर उसके अंदर प्रेम नामक अस्थायी भाव को ही उत्पन्न करना है तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, जैसे खेलों में रुचि लो, खेल के द्वारा उनको खेल खेलने का मौका दे करके, जिससे भाईचारे का व्यवहार, एक दूसरे के प्रति सद्भाव का विचार, कविता अर्थात ऐसी कविताएं जैसा कि आप राष्ट्रगान के समय या आप कोई भी राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं उस समय देशभक्ति से ओतप्रोत आप कविताओं को पढ़ते हैं, सुनाते हैं, संगीत आज को सुनते हैं, सुनाते हैं, उस प्रकार के साहित्यों को पढ़ते हैं, तो इसके प्रति अगर हम उनके अंदर भाव लाते हैं, इन चीजों को सुनाते हैं,
देखने पढ़ने का अवसर देते हैं तो उसका जो व्यक्ति है उसका एक अच्छा प्रेम और सहानुभूति का जो अस्थायी भाव है वह उत्पन्न हो सकेगा। आदर्शों का निर्माण करके अर्थात बालकों में उत्तम चरित्र निर्माण हम तभी कर सकते हैं जब एक उत्तम आदर्श उनके समक्ष खुद प्रस्तुत करें। बिना अच्छे आदर्श के, बिना अच्छे चरित्र के हम बच्चों के अंदर किसी भी प्रकार का चारित्रिक विकास कर सकने में असमर्थ होते हैं। तो इसलिए गांधी जी का अगर हम देखें चरित्र निर्माण की बात जहां तक आती है, वो स्वयं पहले उस चीज को करते थे जिसे वो दूसरों को करने के लिए कहने वाले थे। यानी स्वयं पहले उपयोग करो, इसके बाद दूसरों को शिक्षा दो। अगर ऐसे आदर्श की बात हम करते हैं तो निश्चित रूप से हम पहले चरित्रवान होंगे, इसके बाद बच्चों को चरित्र की शिक्षा देंगे और वे आदर्श चरित्रवान प्राणी के रूप में, नागरिक के रूप में हमारे सामने आएंगे। अस्थायी भाव का निर्माण एक से अधिक संवेगों से होता है, क्योंकि जो अस्थायी भाव होते हैं इसमें केवल अकेला संवेग नहीं होता बल्कि कई संवेग होते हैं। इसलिए हमें कई संवेगों को मिला करके बालक के अंदर उन अस्थायी भावों का निर्माण करना चाहिए जिससे वे समाज के प्रति सकारात्मक सोच रखें। अस्थायी भावों में विचारों, इच्छाओं, भावनाओं और अनुभवों का समावेश होता है। जो हमारे अस्थायी भाव होते हैं उसमें व्यक्ति के विचार होते हैं, उनकी इच्छाएं होती हैं, उनकी भावनाएं होती हैं और उनके जो एक्सपीरियंस अनुभव हैं वो भी उसमें समाहित होते हैं। अस्थायी भाव मानसिक रचना का अंग होने के कारण सदैव विद्यमान रहते हैं। अर्थात जो अस्थायी भाव होता है वह एक तरह से मानसिक निर्माण की प्रक्रिया है। वह कई प्रकार के संवेगों के द्वारा मस्तिष्क में उत्पन्न किया जाता है, जो एक अस्थायित्व के रूप में स्थिर किया जाता है, जिसके आधार पर वह प्राणी उसी प्रकार का, व्यक्ति उसी प्रकार से कार्य करना चाहता है। उच्च आदर्शों व लक्ष्यों को समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल निर्मित करना चाहिए। कहने का प्राय है कि हमारे जो भी अस्थायी भाव हैं या बच्चों के अंदर जो भी संवेग हैं उन संवेगों को पहले हम पहचाने, उन संवेगों के आधार पर उनके अंदर प्रेम, सहानुभूति, करुणा, दया, घृणा इत्यादि प्रकार के जो अस्थायी भाव हैं उसको निर्मित करना चाहिए, जिसके आधार पर उस बालक का नैतिक विकास हो सके, उसका चारित्रिक विकास हो सके, उसका सामाजिक विकास हो सके, उसका शारीरिक विकास, मानसिक, बौद्धिक और उसका जो एक तरह से देखा जाए जो अलौकिक व्यवहार होता है, जो कभी कभी दिखाई नहीं पड़ता है, इस प्रकार के व्यवहारों को भी हम उसके अंदर एक अस्थायी भाव के रूप में निर्मित कर सकते हैं। तो आज आपने क्या देखा कि संवेग क्या होते हैं, इमोशंस क्या होते हैं, उनके सेंटिमेंट्स अस्थायी भाव क्या होते हैं, इन अस्थायी भावों के प्रकार क्या होते हैं, अस्थायी भावों में किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स भावना ग्रंथियां बन जाती हैं, उन भावना ग्रंथियों को कैसे दूर किया जाए, अनेकों विषयों पर हमने चर्चा किया। अगर इस प्रकार से हम बालकों के अस्थायी भावों को उनके संवेगों के द्वारा पुष्ट कर लेते हैं तो निश्चित है कि ऐसे बालकों का संवेगात्मक विकास बहुत ही संतुलन में होगा। उनके अंदर कभी भी किसी भी विषय वस्तु के प्रति ना तो अरुचि होगी, ना तो ईर्ष्या होगी, ना तो उसके प्रति नकारात्मक सोच होगी। अगर उनके अंदर ईर्ष्या, घृणा, द्वेष की भावना लाना है तो उनके अंदर बुराइयों के प्रति इस प्रकार के घृणा नामक अस्थायी भाव को विकसित करना है। जो चीजें समाज सेवा, राष्ट्र सेवा में उपयोगी हैं उनके प्रति प्रेम और सहानुभूति नामक अस्थायी भाव को लाना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो बच्चों के अंदर जो संवेग हैं, जो उनके अंदर ईर्ष्या है, क्रोध है, भय है, घृणा का भाव है, जो आलोचना का भाव है, इसको हम धीरे धीरे कम करके उनके उन दुर्गुणों को दूर करके सद्गुणों में ला सकते हैं। और जो चीजें अस्थायी भाव के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होती हैं, अगर उनको हम वास्तव में बैलेंस में लाते हैं, संतुलन में लाते हैं, तो हमारी जैसी सोच होगी उसी प्रकार से राष्ट्र का निर्माण होगा। कहने का प्राय है एक शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है। इससे पहले वह किसी भी छात्र का वह भविष्य निर्माता माना जाता है। इसलिए एक शिक्षक का दायित्व सबसे ज्यादा होता है
कि वो अपने छात्रों को समझे, उनके संवेगों को समझे, उनके संवेगों का आधार पर उनके अंदर एक अस्थायी भाव का निर्माण करे, सेंटिमेंट्स का, जिसके आधार पर उनकी अपनी जीवनचर्या जो है, अपना जीवन दर्शन जो है, उनका अपना सामाजिक दर्शन जो है वह निश्चित कर सकें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे अधिकाधिक शेयर करें, और चैनल से अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करें। और इसी प्रकार से ज्ञान विज्ञान शिक्षा प्रतियोगिता की सामग्री को तुरंत प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकॉन की जो बटन है, जो घंटी का निशान है, उसको आप दबाएं।